आपको यहाँ से मुझको कहना पड़ेगा कि हकीकत हकीकत कहाँ मेरे बाद, हकीकत हकीकत कहाँ मेरे बाद, कि उभरेंगी परछाइयाँ मेरे बाद। तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक हैं ये धज्जियाँ मेरे बाद। मिसालों में ज़िक्र वफ़ा आएगा, लिखी जाएंगी दास्तां मेरे बाद। हमारे दरमियान सदर इजलास बैनुल अक़वामी आलिम दीन, नायब सदर जमीयतुल उलमा और न जाने कितनी तंजीमों के मुरब्बी हज़रत मुफ्ती अहमद दिवला साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए। मैं उनका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब इज़्ज़त माब जनाब एडवोकेट मोहम्मद इकबाल शेख साहब, ये एडवोकेट हाई कोर्ट माजी यानी साबिक मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ये वक्फ एक्ट 1995 और उसके रूल कायदा उसको किस तरह से लागू किया जाए, वक्फ एक्ट 2013 में क्या क्या तरमीमात हुई, उन पर गुफ्तगू के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाएं और हम सबको अपनी मालूमात से और अपनी महारत से कुछ न कुछ अता करके जाएं। मैं इस्तक़बाल भी करता हूँ और मलफूज़ात के लिए गुजारिश भी। और एक बात यहाँ अर्ज़ कर दूँ कि इस्लाम में नज़्म व नस्क़ और डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है, इसीलिए कुरान में है वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा। लिहाजा हर महाज पर हमको डिसिप्लिन का एहतमाम करना होगा। प्रोग्राम 3 घंटे का है, मुक़र्रिरीन की तादाद अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी है, इसलिए तमाम मुक़र्रिरीन से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि 10 मिनट का वक्त मुतय्यन किया गया है, इसका लिहाज फरमाएंगे और इसका लिहाज फरमाते हुए हमें शर्फ व इज़्ज़त बख्शेंगे। अस्सलामु अलैकुम। मैं जनाब हमारे इस जलसे के सदर इज़्ज़त माब दिवला साहब की इजाज़त से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। हमारे इस स्टेज पे मुकीम और इस जलसे को मुनक्किद करने वाले हमारे साथी और सूरत शहर के जमीयत के रहनुमा जनाब मीर साहब, मेरे साथ अहमदाबाद से तशरीफ़ लाए हुए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और हाई कोर्ट के बहुत नामी गिरामी एडवोकेट जनाब ताहिर हकीम साहब, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के चेयरमैन जनाब रिजवान कादरी साहब, जनाब अल्ताफ़ हुसैन कादरी साहब जो रिटायर्ड अफसर हैं गुजरात सरकार के, हमारे निज़ाम औक़ाफ़ मुहिम के हमारे साथी शाहनवाज़ पठान एडवोकेट साहब, माफ़ी चाहता हूँ काफ़ी लोग यहाँ मुकीम है बैठे हुए हैं और फ़िलहाल जो हमारे साथी हमारे बुज़ुर्ग जनाब अंसारी साहब तशरीफ़ ला रहे और तमाम मेरे सामने मुखातिब इस वक्त की मुहिम में शामिल हमारे अजीज़ान दोस्तों, हम लोग पिछले 10 साल से तकरीबन 2016 से तो हमने एक मुहिम शुरू की है निज़ाम औक़ाफ़ के नाम से, और वो मुहिम का पहला जो चैप्टर है वो अहमदाबाद में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हमने अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की ज़ेर सदारत ज़ेर एहतमाम वो किया था अहमदाबाद में, और तकरीबन 1200 से 2000 जैसे मुतवल्ली हजरात उसमें शामिल हुए थे। हमारा मकसद ये है कि जो हमारा मजहबी एक अहम फरीजा है वक्फ का, जैसा मौलाना इमरान साहब मुफ्ती इमरान साहब ने बताया कि वक्फ क्या है,
कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे उसकी इब्तिदा हुई, और उसमें हमारे मुतवल्ली हजरात का और मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, क्या उनका किरदार होना चाहिए, वो सारी बातें आपको बताई। वैसे वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में वो काफ़ी, जिसे कहें वक्फ एक्ट के मुतालिक, वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 में आया, फिर उसके बाद 1931 में मुस्लिम वक्फ एक्ट की हैसियत से आया, फिर वक्फ एक्ट 1954 में आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस आया, और उसके बाद काफ़ी अमेंडमेंट आए औकाफ में, वक्फ एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट आए, तरमीम हुए 1959 में, 64 में, 69 में, फिर एक जो मुकम्मिल वक्फ आया, वक्फ एक्ट आया 1905 में, जो पूरे मुल्क में उसे इम्प्लीमेंट किया गया। और उसके बाद सबसे अहम मुझे जो रोल दिया गया है, जो मौजू दिया गया है, वो वक्फ एक्ट और उसमें जो अमेंडमेंट आए हैं वो, तो 2013 में सबसे अहम अमेंडमेंट 2013 में आया। जैसे वक्फ की शराइत मुफ्ती इमरान साहब ने बताई कि वक्फ की क्या शराइत होगी, उसमें सबसे पहली शर्त ये है कि वो परमानेंट, दायमी वक्फ होगा। परमानेंट यानी किसी मुख्तसर वक्फे के लिए नहीं, लेकिन जो गिफ्ट हुई, जो अल्लाह के नाम पे वक्फ हुआ, वो हमेशा हमेशा के लिए वक्फ, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की मिल्कियत, उसमें कोई विरासत भी नहीं होगी, वो न कभी बेचा जाएगा, न कभी उसको गिफ्ट किया जाएगा, न कभी हिबा किया जाएगा, जैसे मौलाना साहब ने बताया। ये हमारी शराइत, मजहबी शराइत वक्फ की थी, लेकिन हमारे कानून में ये खामी थी, और ये 2013 में तरमीम हुआ, और 51A और 104 में जो है अमेंडमेंट आया, वो अमेंडमेंट ये आया कि 1 नवंबर 2013 के बाद, 30 नवंबर 2013 के बाद कोई भी वक्फ की जायदाद न बेची जाएगी, न गिफ्ट की जाएगी, न एक्सचेंज की जाएगी, न किसी तरह से उससे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये एक शरई हैसियत वाला अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने हमें दिया है, जिसका हमें इम्प्लीमेंट करना है। और बहुत सारे, वैसे तो 56 जैसे अमेंडमेंट 2013 में हुए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए, जिसमें मैं 5-7 अमेंडमेंट आपको बताऊंगा। एक अमेंडमेंट ये हुआ कि जो एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचर की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि जिसे गैर कानूनी कब्जा किसे कहेंगे हम, कि कोई ज़बरदस्ती से किसी की मिल्कियत में घुस जाए, दबाण कर दे, दबाण करता, वो एनक्रोचर की डेफिनेशन में आता है। लेकिन वक्फ के कानून को जो तरमीम किया गया, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया, वो ये हुआ कि जो वक्फ की मिल्कियत को किसी ट्रस्ट ने या बोर्ड ने किसी को किराए पर दिया, और उसकी किराए की मियाद खत्म हो गई, तो उसके बाद के वाले दिन से वो किराएदार मिट करके एनक्रोचर बन जाएगा, दबाणकर्ता बन जाएगा, गैर कानूनी कब्जे में घुसने वाला शख्स बन जाएगा। और ऐसे दबाणकर्ता को, एनक्रोचर को कानून में किसी भी तरह से कोई रियायत नहीं मिलेगी। और जो अहम दूसरा अमेंडमेंट आया, मैंने जैसे बताया 51A में, कि वक्फ की मिल्कियत किसी भी तरह से न बेची जाएगी, न गिफ्ट की जाएगी, न एक्सचेंज की जाएगी, न ट्रांसफ़र की जाएगी। ये अहम अमेंडमेंट हुआ। और दूसरा एक अहम अमेंडमेंट 83 ट्राइब्यूनल का आया। इससे पहले वक्फ की मिल्कियतों के जो केसेस वगैरह थे, वो सारे हमारे मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में चलते थे, सिविल कोर्ट्स में चलते थे। वहाँ ये होता था कि जो कानून को जो जजेस वगैरह थे, उनके पास बहुत ज़्यादा केसेस किस्म किस्म के होते थे, तो वो लोग तवज्जो नहीं दे पाते थे औकाफ की मिल्कियतों के ट्रांसफ़र के या किसी भी किस्म के केसेस को। तो कोई 25 साल 30 साल तक वो केसेस चलते रहते थे। उसमें तरमीम किया गया, और 83 नंबर जो सेक्शन लगाई गई, जिसमें एक ट्राइब्यूनल बनाई गई, और वो ट्राइब्यूनल 3 मेंबर की ट्राइब्यूनल, जिसका एक जो चेयरमैन है वो जुडिशरी का मेंबर होगा, एक मेंबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर का, यानी डेप्यूटी कलेक्टर से भी ऊपर का लेवल का अफसर होगा, और तीसरा एक शख्स
मुस्लिम कम्युनिटी में से होगा जो इस्लाम और वक्फ के कानून के मुतालिक वो जानता हो, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को जानता हो, ऐसे मुस्लिम शख्स को मेंबर बनाया जाएगा। तो ये 3 मेंबर ट्राइब्यूनल बनाई गई हमारे लिए, हमारे केसेस के जल्दी से जल्दी निकाल करने के लिए। तो उसका फायदा ये हुआ कि आज सारे केसेस जो मुख्तलिफ कोर्टों में थे वो ट्राइब्यूनल में शामिल हो गए, और ट्राइब्यूनल के जो जजेस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये औकाफ के केसेस चलाने का काम होता है, और वो स्पेशलाइजेशन उनका होता है, और बहुत स्पीड से केसेस होते हैं। तो जो वक्त के मामले अदालतों में पड़े रहते थे उसका निकाल हुआ है, और आज हमारे सामने हम देखते हैं कि काफ़ी जल्दी से औकाफ के तमाम जितने भी जो केसेस हैं वो ख़त्म होते हैं। और एक अहम अमेंडमेंट आया 2014 में, लीज रूल्स का आया। लीज रूल्स का सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, मेरा ख्याल से हमारे हकीम साहब वगैरह उसको ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे, या सैयद साहब। वो लीज रूल्स का अगर इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे वक्फ की जायदादों की जो इनकम है, जो हम चाहते हैं इस मुल्क में, हमारी जो पस्ता हालात है, जो खस्ता हालात है हमारी, वो हालात को अगर हम सुधारना चाहते हैं तो हमारे वक्फ की जो हमारी जो जायदादों की इनकम है उसे हम अगर बढ़ा देंगे तो ये जो मिलकतें हैं हमारी, उसका सही इस्तेमाल होगा, तो हमारी गुर्बत, हमारा पशमानदापन जो भी है वो वक्फ के जरिए से हम दूर कर सकते हैं। और हमने जो मुहिम उठाई है उसका मकसद यही है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे वक्फ की मिलकतों का डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट से इम्प्रूवमेंट करके मुसलमानों का जिसे एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट थ्रू औकाफ हम करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सच्चर कमेटी ने वक्फ के मुतालिक रिसर्च किया और उसने बताया कि 4.9 लाख यानी तकरीबन 5 लाख औकाफ रजिस्टर्ड है, लेकिन साथ में उसने ये लिखा कि इससे कहीं गुना ज़्यादा औकाफ जो है वो वक्फ बोर्डों में रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक इतनी बड़ी तादाद जिसका वक्फ एक्ट के मुतालिक उसको प्रोटेक्शन नहीं है। और दूसरा जो बताया कि 2007 में उन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो ये था कि उस वक्त तकरीबन 6 लाख हेक्टर जितनी ज़मीन औकाफ की हमारी मुसलमानों की मिल्कियत मालिकी की है, कहीं ज़्यादा जो जिसे मैंने कहा कि औकाफ की मिल्कियतें रजिस्टर्ड नहीं है। और उसकी उस वक्त उन्होंने बाजार कीमत 2 लाख करोड़ रुपया लगाई, एसेस की थी, ये 2007 में। लेकिन आज 2007 के 16 साल के बाद, 20 साल के बाद मैं ये एसेस कर सकता हूँ कि उसकी कीमत आज तकरीबन 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होगी। और उसका सही इस्तेमाल अगर हम करते हैं, ये बताया है रिपोर्ट में सच्चर कमेटी ने कि 2007 में उसकी सालाना इनकम होनी चाहिए थी। अगर उसका सही इस्तेमाल हो, सही कानून से उसका इस्तेमाल हो, हमारे मुतवल्ली और हमारा समाज उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे, और 10% अगर रिटर्न उसका हम हासिल करते हैं तो हमारे औकाफ की मिल्कत का 2000 करोड़ रुपया इनकम 2007 में होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो असेसमेंट दिया है, बहुत अफसोसनाक असेसमेंट, कि उसकी सिर्फ और सिर्फ आमदनी 163 करोड़ रुपया है। 2000 करोड़ रुपया होनी चाहिए, उसकी जगह पर 163 करोड़ रुपया है। ये हमारी गफलतों की वजह से है। और आज तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर हम ईमानदारी से वक्फ एक्ट के मुताबिक उसका इम्प्लीमेंटेशन करें और हमारे मुतवल्ली हजरात और मेरे सामने बैठे हुए हमारे लोग, संजीदा लोग, अगर इसमें शामिल हो जाए, जैसे हमारे मौलाना साहब ने बताया कि बेखौफ होकर के और बिल्कुल मर्दानगी के साथ अगर इसमें मुतवल्ली हजरात शामिल हो जाए तो इसकी आमदनी 5 लाख करोड़ की जो मिल्कत है, 50,000 करोड़ रुपया आपकी आमदनी हो सकती है। आप मुल्क के सबसे अमीर माइनॉरिटी हो सकती हो। हम इतनी मिल्कतों के मालिक होने के बावजूद, इतने अमीर होने के बावजूद आज हमारी मिल्कतों में, आज हमारा शुमार गरीबों में है, इतने गरीबों में है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने औकाफ का उसको हम नज़रअंदाज करके बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान
हमारे समाज के लोग, हमारे लोग इसमें शामिल हों और इस मुहिम में जुड़ जाएं। हमें किसी गवर्नमेंट के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी आमदनी अगर हम सही एतबार से करें तो 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी हमारी इन औकाफ से हो सकती है। और आपको मैं बताऊं कि जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो पूरी मिनिस्ट्री पूरे मुल्क में चलाती है और मुख्तलिफ जिसे कहें एजाज वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह देती है, इनामात देती है। उसका पूरा साल का बजट 3,600 करोड़ रुपया है। पूरी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री चलती है 3,600 करोड़ से। और आप अगर अपने औकाफ का इस्तेमाल अच्छी तरह से करो 50,000 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं और आप अपने मुल्क को भी उसमें शामिल करके आपके मुल्क की तरक्की में भी शाना बशाना हो सकते हैं। मुझे जो वक्त दिया उससे भी थोड़ा ज़्यादा मैंने वक्त लिया है। आपको एक बात पूछना चाहता हूँ जी। जो वक़्फ़ वाला जो लेते हैं 6% वो कहाँ यूज़ होता है, जरा पर गौर से करें बातों पर। और दूसरी चीज़ इजाज़त दे दी, कई मस्जिदें गरीब है कि जिसके पास कोई इनकम नहीं है, वो मस्जिदें बनाने के लिए वो फाड़ा यूज़ कर सकते हैं या नहीं, शरीयत के अंदर क्या छूट जाता है? अच्छा, पानी मिल जाए। हाँ, नहीं, मैं इनके सवाल का जवाब तो देता हूँ, लेकिन मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि इनके सवाल का जवाब तो मैं दूँगा, लेकिन एक सेशन हम आखिर में रखेंगे। जिनको भी किसी भी किस्म का मसला हो वो अगर उनके पास हो तो वो आखिरी सेशन में रखें ताकि डिस्टर्ब। हाँ, ये तो हो जाएगा। हाँ, नहीं, वो बाद में मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाले पीछे बैठे हुए हैं। नहीं, अरे आप खुश हो जाएंगे, इससे अच्छी बात है। हमारे उस्ताद लोग हैं, हमारे हकीम साहब है, वो बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे और इंशाल्लाह मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। इसमें कानून में एक प्रोविज़न है, आई थिंक 72 है। हकीम साहब बराबर 72 है, राइट? 72 में प्रोविज़न है, मैं आपको बताऊं, एनुअल कंट्रीब्यूशन पेएबल टू बोर्ड। अब इसमें यह है कि हर वक्त को मैक्सिमम नहीं, जो 72 जो सेक्शन है वक्फ एक्ट की, उसमें ये है कि वक्फ बोर्ड है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज़ ना हो जाए, वक्फ की प्रॉपर्टी में कुछ घपला ना हो जाए, वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रॉपर इस्तेमाल होता है या नहीं, जो मुतवल्ली हजरात हैं वो उसका पूरा अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या नहीं, वो सारा कोऑर्डिनेशन, सारा सुपरविज़न करने का काम वक्फ बोर्ड का है। और वो वक्फ बोर्ड के पास उसका चेयरमैन होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, उसका स्टाफ होता है, उनका प्रीमाइसिस होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिस होते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसिस आप औकाफ के पास से वो लोग लेते हैं और मैक्सिमम 7% उसका हिसाब है, मैक्सिमम 7%। इसी तरह से चैरिटी कमिश्नर में भी अगर आपका इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ 3% है मैक्सिमम, हमारे यहाँ 7% है और 7% ग्रॉस इनकम के ऊपर से वो लोग पैसा लेते हैं। लेकिन उसमें मसाजिद के लिए वो एग्जेम्पशन दे सकते हैं, वो प्रोविज़न है। अभी और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ मस्जिद है, उसकी और कोई इनकम नहीं है, तो उसको 7% देने में एग्जेम्पशन बोर्ड दे सकती है। बोर्ड उसमें प्रोविज़न है 72 में, तो ये प्रोविज़न का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ मस्जिद है, उसकी कोई इनकम नहीं है और उसका जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस डोनेशन वगैरह से आता है, तो उसका जो भी है वो 7% में से वो एग्जेम्पशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ बहुत है, किराए की आमदनियाँ बहुत है, लाखों रुपए की आपकी आमदनी है, तो आपको 7% तक उसमें देना चाहिए और वो लाजमी है, वो वक्फ एक्ट में है। दूसरा क्या सवाल था आपका? नहीं, वो 7% से वो जो 7% है वो उनके जो पूरा जो स्टाफ है, स्टाफ का सैलरी
और दूसरा 77 के अंदर 72 जो है उसमें एक अमेंडमेंट आया है। वो अमेंडमेंट ये आया कि जो मुस्लिम वुमेन का प्रोटेक्शन, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, वो एक्ट में ये जो प्रोविज़न हुआ कि कोई औरत उसके हस्बैंड से अलहदा हो गई, डाइवोर्सी लेडी को उसके हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता, तो ऐसी औरतों को मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। और वो वक्फ बोर्ड इसी सेक्शन के अंदर अमेंड किया गया। ऐसी औरतें अगर अप्लाई करती है, वो हस्बैंड के पास से नहीं ले सकती, उसका और कोई सोर्स नहीं है मेंटेनेंस का, तो वो वक्फ बोर्ड में आकर के एप्लीकेशन दे सकती है। और वक्फ बोर्ड ये जो आपका 7% कंट्रीब्यूशन लेती है, उस 7% के कंट्रीब्यूशन में उस लेडी को मेंटेनेंस मिलेगा उसमें से। तो ये एक इस्तेमाल है आपका जो सवाल था उसका। और कुछ भी सवाल होगा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप ये जो भी आपके सवालात होंगे, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने की, इत्मीनान देने की, और एक पूरा सेशन रखेंगे। और आपको इसके बाद भी कभी भी कहीं भी, चाहे वो गवर्नमेंट का लेवल हो या कोर्टों का फोरम हो, किसी और अथॉरिटी का हो, ट्राइब्यूनल का हो, हम आपके साथ हैं। किसी भी किस्म की फीस लिए बिना हम आपके केसेस लड़ देंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो मामलतदार कचहरी हो, किसी भी कोने में हो गुजरात का, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।